हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पार्क एडुकोर पर स्वागत करता हूं। इससे पहली जो क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था मैंने आपको वर्णावस्था, और आज जो हमारा टॉपिक है वो है शब्दावस्था। तो मैंने इससे पहले आपको पहली वाली क्लास में बताया था, जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें बताया था कि जो हिंदी है यानी कि जो व्याकरण है उसे 4 भागों में डिफाइन कर रखा है। जो पहला पार्ट है वो है वर्णावस्था, जो कंप्लीट हो चुका है, और जो सेकंड पार्ट है शब्दावस्था, उसे हम पढ़ेंगे। उसके बाद पदावस्था और चौथा वाक्यावस्था। तो चलो ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक है वो है शब्दावस्था। अगर मैं शब्द की डेफिनेशन की बात करूं, शब्द कहते किसे हैं? एक या अनेक वर्णों के मेल से जिस शब्द का निर्माण होता है उसे शब्द कहते हैं। यानी कि एक या अनेक सार्थक ध्वनियों से जिस चीज का निर्माण होता है उसे शब्द कहते हैं। क्लियर है ये चीज? यानी कि सार्थक, एक शब्द याद रखना, सार्थक ध्वनियों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। जैसे मैं बात करता हूं राम, घर, कमल। यानी कि मैंने राम लिखा, घर लिखा और कमल लिखा, तो जो इसमें रा है और इसमें मैं है वो क्या है? 2 वर्ण है। और जैसे ही ये दोनों वर्ण मिले यानी इनका मेल हुआ तो क्या हुआ? एक शब्द का निर्माण हुआ। जो ये शब्द का निर्माण हुआ है यानी कि सार्थक शब्द, उनका पता है राम क्या है? राम एक जो नाम भी है और भगवान का राम नाम भी है भाई। क्लियर है चीज? मैं अगर घर की बात करूं, 2 वर्णों से मिलकर बना है यानी कि, और दोनों वर्णों से मिलने के बाद एक सार्थक शब्द बना है जिसका हमें अर्थ पता है घर। यानी कि जिस मकान में हम रहते हैं, जहां हम रहते हैं वो हमारा घर होता है। क्लियर है? अगर मैं इनको अपोजिट लिख देता हूं, जैसे मैं लिख देता हूं रग, क्या पता है कि रग का मतलब क्या होता है? नहीं पता। क्यों? क्योंकि वर्ण तो 2 ही हैं लेकिन कोई भी मीनिंग नहीं निकल रही। हमेशा याद रखना, जिन भी वर्णों के मेल से कोई मीनिंगफुल वर्ड मिलता है, यानी कि जिन भी वर्णों या ध्वनियों के मेल से एक सार्थक शब्द मिलता है जिसका कुछ अर्थ निकले, उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्लियर हुई ये चीज? अब इसी में हम आगे चलते हैं। अब बात आती है शब्द के भेद की। अगर मैं शब्द के भेद की बात करूं तो जो शब्द के भेद हैं वो अलग अलग तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है, वो सारी चीज क्लियर करेंगे हम। अगर मैं बात करता हूं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, तो याद रखना उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वो होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं? अगर मैं पहले की बात करूं, तत्सम शब्द। अगर सेकंड की बात करूं, तद्भव शब्द। थर्ड पार्ट की बात करूं, देशज शब्द। चौथा जो पार्ट होता है, भेद होता है, वो होता है विदेशज या आगत शब्द। जो 5वां पार्ट होता है वो होता है संकर शब्द। क्लियर है चीज? तो मैं दोबारा बता देता हूं आपको। अगर बात करूं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 5 होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द,
देशज, विदेशज और संकर शब्द, ये चीज याद रखना, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द के भेद, तो रचना के आधार पर शब्द के भेद जो होते हैं वो होते हैं 3। फर्स्ट जो होता है वो होता है रूढ़ शब्द, सेकंड जो होता है वो होता है यौगिक शब्द, थर्ड जो होता है वो होता है योग रूढ़ शब्द। चीज क्लियर? रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। जो फर्स्ट होता है रूढ़ शब्द, सेकंड यौगिक और थर्ड कौन सा होता है? योग रूढ़। उसी तरीके से उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। अगर मैं बात करूं आगे इसी में अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, तो अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। पहले की बात करूं तो फर्स्ट होता है पर्यायवाची शब्द, सेकंड जो होता है विलोम शब्द, थर्ड जो पार्ट होता है एकार्थी शब्द, चौथा जो पार्ट होता है अनेकार्थी शब्द। ये चीज याद रखना। मैं दोबारा बता देता हूं आपको इस चीज के बारे में। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। फर्स्ट तत्सम शब्द, सेकंड तद्भव शब्द, जो तीसरा होता है वो आपका होता है विदेशज शब्द या देशज शब्द, चौथा जो है विदेशज शब्द और 5वां कौन सा? संकर शब्द। क्लियर है ये चीज? तो मैं फिर दोबारा उसके बाद में रचना के आधार पर 3 भेद बताए हैं शब्द के, कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर 4 भेद बताए हैं, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी और अनेकार्थी। ये चीज क्लियर हुई? अब इन सभी को हम एक एक करके डिफाइन करेंगे कि इनकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, या कौन सा शब्द क्या कौन सा कहलाता है, क्या कहलाता है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी एग्जाम में हिंदी आती है ये चीज याद रखना, चाहे वो एग्जाम कोई भी हो, या तो मैं टेट की बात करूं या फिर यूपी की या हरियाणा के अंदर या अदर किसी भी स्टेट में, जिस भी एग्जाम में हिंदी आ रही है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, याद रखना। तो हम लोग एक एक करके इन्हें डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले जो डिफाइन करेंगे वो करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर तो जो सबसे फर्स्ट है वो है तत्सम शब्द।
तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे तत्सम शब्द के बारे में। तो तत्सम शब्द के बारे में आपको बता देता हूं एक बार। जो तत्सम शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् जमा सम, तत् जमा सम। इसका जो अर्थ होता है वो होता है उसके समान। क्लियर है ये चीज, यानी कि उसके समान। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन होती क्या है ये याद रखना। संस्कृत भाषा के वह शब्द जो हिंदी में, संस्कृत भाषा के वह शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। यानी कि जो शब्द संस्कृत में लिखे होंगे और उन्हीं शब्दों को अगर हम हिंदी में लिख दें, हमें से समझ लेना उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। आज इतने अच्छे तरीके से आपको ये क्लास पढ़ाई जाएगी भाई इसके बारे में, तत्सम और तद्भव के बारे में, कि अब की बात तुम्हें कभी कंफ्यूजन ये नहीं होगी कि तत्सम शब्द कौन सा है, तद्भव कौन सा है। डेफिनेशन क्लियर हुई। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा है मयूर। मयूर क्या है, मयूर है संस्कृत का शब्द है, तो क्या कहलाएगा, तत्सम। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस तरीके से, अश्व जो शब्द है वो कौन सा है, तत्सम है या तद्भव है। तो याद रखना मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई है, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं, यानी कि जैसे संस्कृत में लिखते हैं वैसे हिंदी में लिखे जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। तो क्लियर हुई ये चीज भाई। जैसे मयूर लिखा, मयूर माने संस्कृत का शब्द है, मोर होता है। अश्व माने घोड़ा, लेकिन किसका शब्द है, किसका शब्द है भाई, संस्कृत का। मैं लिख देता हूं जैसे क्षीर, क्रीड़ा। क्लियर है चीज। तो ये सभी के सभी शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द। उसके बाद समझना, अगर किसी भी शब्द में संयुक्त व्यंजन आ जाए, संयुक्त व्यंजन, अगर किसी भी शब्द में संयुक्त व्यंजन आ जाए तो वह शब्द हमेशा तत्सम कहलाएगा। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं मैं आपको बता चुका हूं इससे पहली वीडियो में, जब मैंने आपको वर्ण व्यवस्था पढ़ाई थी। तो समझना भाई, क्षय, त्रय, गय और श्रेय, ये क्या कहलाते हैं आपके, संयुक्त व्यंजन। अगर इनमें से कोई भी वर्ण किसी भी शब्द में आ जाए तो समझ लेना वो जो शब्द है वो हमेशा क्या कहलाएगा, तत्सम कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने लिखा है अक्षर, अक्षर माने होता है अक्षर, यानी कि शब्द। क्लियर है चीज। मैं लिखता हूं छात्र, संज्ञान या रागी, अश्रु, क्लियर है ये चीज। या इनसे और भी शब्द बना सकते हैं भाई, कुछ भी लगा लेना जिसमें क्या आ जाए, त्रय आ जाए, गे आ जाए, श्रेय आ जाए, छह आ जाए, यानी कि संयुक्त व्यंजन आ जाए जिसमें भी, समझ लेना वो क्या कहलाता है भाई, वो हमेशा आपका क्या कहलाएगा, संयुक्त व्यंजन, यानी कि तत्सम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, तत्सम। ये हमेशा याद रखना। उसी के बाद अगर मैं इसमें और आपको बताऊं
अगर किसी भी शब्द में री आ जाए, क्या आ जाए, रे ऋषि आ जाए, पहचान बता रहा हूं मैं भाई आपको तत्सम की। अगर किसी भी शब्द में री आ जाए या किसी भी शब्द की शुरुआत इस वाले श से हो जाए, स सलगम वाले से, या किसी भी शब्द की शुरुआत वैसे हो जाए, ये चीज याद रखना, नोट करके लिख दूं भाई मैं ये चीज। अगर किसी भी शब्द में री आ जाए, श आ जाए या वे आ जाए, तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, तत्सम शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तत्सम शब्द। जैसे मैं अगर बात करूं इसकी, री से परपट, परपट माने क्या होता है, पराठा। पराठा हिंदी में, संस्कृत में परपट। क्या हुआ यहां पे, री की मात्रा आ रही है, तो क्या कहलाएगा, तत्सम शब्द। श से देखना, अगर मैं यहां लिख रहा हूं श्यामल, मीनिंग क्या होती है, श्यामल का अर्थ क्या होता है, सांवला। लेकिन शब्द किससे शुरू हो रहा है भाई, इस वाली से, तो शब्द क्या कहलाएगा आपका, शब्द हमेशा कहलाएगा आपका तत्सम। उसी के बाद समझना, मैं लिख रहा हूं ये वानर, नाम से वैसे भी शब्द इसको ही देख के लग रहा है किसका शब्द है भाई, वैसे शब्द किसका है, संस्कृत का, क्योंकि इसका जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है बंदर। तो इसी तरीके से याद रखना, अगर किसी भी शब्द में क्या आ जाए, री आ जाए, श आ जाए, वे आ जाए, क्लियर है ये चीज, या फिर क्या आ जाए आपका, छ त्र ग श आ जाए, या षटकोण से आ जाए, यहां लिख देता हूं मैं इसी में, या षटकोण वाली श आ जाए, तब भी क्या होता है ये, तब भी भाई ये तत्सम कहलाएगा। ये चीज याद रखना हमेशा। अगर किसी शब्द में संयुक्त व्यंजन आ जाए, या आपका री से षटकोण वाली श, या फिर आपके सलगम वाली या वे आ जाए, उसके बाद में ये जितने भी शब्द आ जाएं तो वो हमेशा क्या कहलाएंगे, आपके तत्सम शब्द कहलाएंगे। क्लियर हुई ये चीज, तो तत्सम शब्द भाई क्लियर हुए। संस्कृत भाषा के वह शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। ये चीज हमेशा याद रखना, पहचान वाली बात, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था, एग्जाम में क्वेश्चन आया था भाई इस तरीके से, जो कपूर है वह कौन सा शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो ये याद रखना, उसने कपूर के बारे में पूछी है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये किसकी मात्रा है भाई, री की मात्रा है, यहां मैंने आपको बताया, तो कौन शब्द कहलाएगा, तत्सम शब्द कहलाएगा। अगर यह चीज इस तरीके से लिखी होती कपूर, तो ये क्या कहलाता, तद्भव कहलाता। क्यों, क्योंकि ये जो कपूर है वो हिंदी में मतलब, और ये है जो संस्कृत में, क्योंकि क्या लगा हुआ है, री लगा हुआ है। उसी तरीके से अगर किसी भी चीज में सुंड आ जाए लिखी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इससे ऐसे बता रहा हूं भाई, सुंड, सुंड माने क्या होता है, सूंड होता है, लेकिन शब्द किससे शुरू हो रहा है, इस वाले से। सूंड आ जाए तो तद्भव, और सुंड आ जाए तो किससे, तत्सम। ये चीज याद रखना, ये पहचान है, और इससे इजीली पहचान और कुछ भी नहीं है। तो अब जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे तत्सम और तद्भव में, उनकी वो कंफ्यूजिंग बिल्कुल दूर होगी। इसलिए भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करें। चीज क्लियर हुई है आपकी। तत्सम को मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, अगर किसी भी शब्द में संयुक्त व्यंजन आ जाए, या फिर क्या आ जाए भाई आपके री, श या वे आ जाए, तो वो क्या कहलाएंगे, तत्सम शब्द कहलाएंगे। तो जो आपके तत्सम है वो आपका कंप्लीट हुआ भाई। अब बात करता हूं मैं तद्भव की। सेकंड जो पार्ट था वो क्या था, तद्भव। तो आपसे पहले भी बोला था कि आपको जो पढ़ाया जाएगा वो वही पढ़ाया जाए जो एग्जाम में आता है। आप लोग कंफ्यूज ना हो, बस जितना जल्दी उसके शब्दों को देखा और सही आंसर दे दिया, कंफ्यूजन वाली चीजें सारी चीजें खत्म।
अब बात करता हूं मैं तद्भव की। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जो तद्भव शब्द है वह भी दो शब्दों से मिलकर बना है, तद जमा भव। इसका जो मतलब होता है, इसका जो मतलब है वो होता है उससे पैदा, उससे पैदा, यानी किससे पैदा? संस्कृत से। तो डेफिनेशन क्या बनती है इसकी, समझना इस चीज को, तद्भव की। संस्कृत भाषा के वह शब्द जो कुछ बदलकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यानी कि संस्कृत में वो कुछ और लिखे जाते हैं और हिंदी में उनका मतलब वो कुछ और होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इससे पहले आपको बताया था, अगर मैं यहां लिखता हूं मोर, मोर कौन सा शब्द है आपका? तद्भव। घोड़ा शब्द कौन सा है? तद्भव। अगर मैं बात करूं बंदर, तब भी बंदर भी कौन सा है आपका भाई? तद्भव। उसी तरीके से अगर मैं यहां बात करता हूं आपसे रात, दिन, ये भी क्या है आपके? तद्भव है। क्लियर हुई चीज? अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किया जाए, सपोज करना, मैं फिर बता रहा हूं आपको, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले जाए वानर शब्द या वानर कौन सा शब्द है, अब आपको ये नहीं करना कि वानर है उसे बंदर कहते हैं, ये बिल्कुल नहीं कहना, बस आपसे वो इस शब्द के बारे में पूछ रहा है। तो ये चीज याद रखना, जब वो आपसे शब्द के बारे में पूछे बस आंसर इतना ही देना है। वानर शब्द कौन सा हो गया? वैसे शुरू में मैंने आपको बताया था, वैसे भाई तत्सम। अगर यही चीज हो जाती बंदर, बंदर कौन सा शब्द है, तो भाई कौन सा शब्द होगा? बंदर। ये चीज याद रखना, जो बंदर है वह कौन शब्द कहलाएगा? तद्भव। क्लियर है ये चीज? उसी तरीके से मयूर, अश्व, वानर, ये सभी के सभी क्या हैं? तत्सम है। लेकिन जैसे इनका अर्थ बदला, मोर, घोड़ा, बंदर, वो क्या कहलाएंगे भाई आपके? तद्भव। जैसे रात्रि, क्लियर हुई? समझना इस चीज को, मैंने लिखा रात्रि कौन सा शब्द है? त्रय आ रहा है, संयुक्त व्यंजन आ रहा है, मैंने आपको पहले बताया था, जहां पे संयुक्त व्यंजन आ जाए जिस भी शब्द में वो कहलाएगा तत्सम। तो ये क्या हुआ भाई? तत्सम कहलाया। और अगर मैं कह दूं रात, तो क्या कहलाएगा भाई? ये तद्भव। क्लियर है ये चीज? तो तद्भव भी भाई क्लियर, समझना इस चीज को मैं बता रहा हूं। संस्कृत भाषा के वह शब्द जो हिंदी में कुछ बदलकर, जो हिंदी में कुछ बदलकर प्रयोग किए गए हैं या प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। क्लियर हुई? अब चलते हैं आगे भाई। तीसरा जो भेद था इसका उत्पत्ति के आधार पर, वो थे आपके देशज शब्द। मैं यहां कुछ शब्द लिख देता हूं, एक तरफ तत्सम के, तत्सम, एक तरफ तद्भव के। मैंने लिखा अश्व कौन सा शब्द है? तत्सम। घोड़ा कौन सा है? तद्भव। मयूर, मोर, रात्रि, रात, क्रीड़ा, खेल, क्षीर, खीर। ये चीज समझना भाई। अश्व, घोड़ा, मयूर, मोर, रात्रि, रात, क्रीड़ा, खेल, क्षीर, खीर। क्लियर है? उसी तरीके से सुंड, सूंड, तत्सम, तद्भव, श्यामल, श्यामला,
संज्ञान, स्याना, रागी, बैरागी। उसी तरीके से कुछ भी, जैसे सपोज करना, मैं लिख देता हूं कपूर, कपूर। तो ये याद रखना भाई, अगर आपसे वो इस तरीके से शब्द दे दे तो क्या कहलाएंगे? तत्सम कहलाएंगे। और इस तरीके से दे दे तो क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। ये चीज क्लियर हुई? तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बस पहचानने वाली और याद रखने की चीजें, इन्हीं को याद रखना बस। मैंने आपको 4 चीज बताई, 4 तो वर्ण बताए थे, री, श्रे, से, और भाई आपका क्या बताया था? वे। उसके बाद में क्या बताया था आपको मैंने? संयुक्त व्यंजन। ये चीज बताई थी, इन्हें याद रख लेना। बाकी सारी चीजें सेम होती हैं और ये चीज आपने पहले भी पढ़ रखी होंगी, तो ये याद रखना भाई। जो इसमें नई चीज है वो क्या है? वो इसकी पहचान करनी थी कि कैसे पहचान होती है, और जो पहचान करने का तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है। जो तीसरा पार्ट था वो था देशज, सॉरी विदेशज नहीं, देशज लिखाया था मैंने आपको। थर्ड जो पार्ट है वो है देशज। देशज जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, देश प्लस जय। देश का मतलब क्या हो गया? अपना देश। जय माने उत्पन्न, यानी कि अपने देश में जो उत्पन्न है, अपने देश में उत्पन्न, यानी कि जो हमारे खुद के शब्द होते हैं। डेफिनेशन क्या होती है ये चीज समझना। देश शब्द वह शब्द कहलाते हैं जो आवश्यकता के अनुसार, जो हमारी आवश्यकता के अनुसार हमारे द्वारा स्वयं बनाए गए हैं, यानी कि हमारे द्वारा बनाए गए हैं। जैसे ही हमें जरूरत लगी कुछ शब्दों की, हमने वो शब्द बना दिए, यूज करने लगे, उन शब्दों का सब यूज करने लगे। जो पहले कुछ शब्द थे उन्हें यूज होते होते सब नॉर्मल यूज कर रहे हैं, और उनका हमें मतलब पता है क्या मतलब कह रहा है। अब जैसे मैं बात करता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है छोटू, छोटू जो शब्द है वो देशज है, यानी अपने देश का है, जरूरत के अनुसार बना था। अब कोई भी छोटा, अपने से छोटा कोई भी बच्चा हमें दिखाई दे, चाहे वो लड़का है भाई, मोस्टली लड़का है, और हम कहीं से सपोज करना, मैं अगर आपको फॉर एग्जांपल एक समझा रहा हूं इस चीज को, हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, हमें किसी रास्ता नहीं पता, हम लोग बाइक से, गाड़ी से, कोई बच्चा निकल के जा रहा है उस रास्ते से, हमने बाइक या गाड़ी रोकी, हमने कहा छोटू जरा सुनियो। उससे वो आपके इस वर्ड को सुनेगा और आपकी तरफ देखेगा, हाँ भाई बता क्या बात है। ऐसा उसने क्यों कहा? हमें पता थोड़ी नहीं है कि उसका नाम छोटू है, नहीं, ये एक ऐसा कॉमन वर्ड है, हम किसी के लिए बोलेंगे जो भी छोटा होगा तो वो समझ जाएगा कि मेरी तरफ इशारा कर रहा है। उस तरीके से छोटू रहा। थप्पड़, थैला, डिबिया, पगड़ी, खटपट, पड़ोसी, आदि। ये चीज याद रखना, यानी कि जो हमारी आवश्यकता के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें भाई हम देश शब्द कहते हैं। क्लियर है ये चीज आपकी? छोटू, थप्पड़, थैला, डिबिया, पगड़ी, खटपट, पड़ोसी आदि, ये सभी क्या होते हैं? आपके देश शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अगर एग्जाम में मोस्टली जो क्वेश्चन इस टॉपिक से उठता है वो हमेशा किससे उठता है? तत्सम या तद्भव से।
अगर कोई भी देशज शब्द से कोई भी क्वेश्चन उठा तो याद रखना 99% कह रहा हूं मैं, सिर्फ 1% वो भी इसलिए क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी ले, 99% भाई ये याद रखना, बस देशज शब्द में इन शब्दों को याद रख लेना। हमेशा एग्जाम में क्या थप्पड़ पूछ जाता है, छोटू, थैला, डिबिया, यही शब्द पूछे जाता है, पगड़ी। या अगर मैं बात करूं इसी में एक शब्द और बताता हूं मैं आपको भाई, जैसे लोटा, इन शब्दों को याद कर लेना, बाकी एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं जाने का, ये याद रखना। 99% जो अगर देशज की बात करूं तो देशज में से यही सब चीजें आती हैं मोस्टली। वो आपसे लोटा पूछ लेंगे, पगड़ी पूछ लेंगे, या छोटू पूछ लेंगे, थप्पड़ पूछ लेंगे, एग्जाम में यही शब्द रिपीट होते रहते हैं, इस चीज को याद रखना। तो ये चीज क्लियर हुई आपकी। जो नेक्स्ट पार्ट था, इसका नेक्स्ट भेद था, वो था आपका विदेशज। विदेशज यानी कि आगत में, आगत शब्द भी बताए थे मैंने आपको। विदेशज यानी कि विदेशज माने क्या होता है, विदेशज माने होता है जो दूसरी भाषा यानी दूसरे देश से आया हुआ हो। मैं बात करता हूं विदेशज की, विदेशज। विदेशज को क्या बोलते हैं, इसे आगत व्यंजन, आगत शब्द भी कहते हैं, यानी कि जो बाहर से आया हो। आगत माने क्या होता है, जो बाहर से आया हो। तो ये याद रखना, अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं, कौन से होते हैं विदेशज शब्द, कौन से होते हैं, यह शब्द दूसरी भाषाओं से आए हुए हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। यह शब्द दूसरी भाषाओं से आए हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, आगत या विदेश शब्द कहते हैं। क्लियर है ये चीज। अब इस चीज को जैसे फॉर एग्जांपल, चाहे कोई शब्द अरबी भाषा का हो, फारसी भाषा का हो, अंग्रेजी भाषा का हो, उर्दू भाषा का हो, या आपका डच भाषा का हो, ये याद रखना, किसी और भाषा का, सिर्फ संस्कृत को छोड़ के, चाहे वो और किसी भी भाषा का शब्द जो हिंदी में आके प्रयोग होता है, वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है भाई आपका विदेश शब्द। क्लियर है जी, यानी कि आगत शब्द। क्लियर है जी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं वकील, पुलिस, वकील, पुलिस, बर्फ, चीकू, कॉलेज, डॉक्टर, ये याद रखना भाई, आदि। और ऐसे बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, ये नहीं कि ये शब्द बस फिक्स है। ये याद रखना भाई, वकील हो गया, पुलिस हो गया, बर्फ हो गया, चीकू हो गया, कॉलेज हो गया, डॉक्टर हो गया, सभी के सभी शब्द क्या कहलाते हैं, आपके विदेशज शब्द कहलाते हैं। ये याद रखना, जो दूसरी भाषाओं से आए हैं। अब इनमें चाहे वो कोई भी शब्द हो, इंजीनियर की बात करने लगा मैं, इंजीनियर, टेलीफोन, तूफान, ये भी जो शब्द हैं वो भी क्या है, आपके विदेशज शब्द हैं। तो हमेशा याद रखना, आपके इनमें से किसी भी भाषा का है, और जितनी भी भाषाएं हैं, कौन सी भाषा को छोड़ के, संस्कृत भाषा को छोड़ के, बस इसे छोड़ लेना, संस्कृत भाषा को। बाकी जितनी भी भाषाएं हैं, जितनी भी लैंग्वेज हैं भाई, आपकी लैंग्वेज का मतलब है जो दूसरे देशों से आई हुई हैं, वो जितनी भी भाषाएं हैं, अगर वो शब्द हिंदी में ऐसे के ऐसे ही प्रयोग किए जा रहे हैं जो वहां पे प्रयोग किए जा रहे हैं, तो समझ लेना वो शब्द क्या कहलाएंगे, आपके विदेशज, आगत। अगर किसी भी शब्द में आपको ये दिख जाए चंद्र बिंदु, ये समझ लेना वो क्या कहलाएगा, आपका आगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आगत शब्द कहलाएगा। जैसे ये मात्रा ये लग रही, ये रही, ये क्या है, आगत की पहचान है। क्लियर है इस चीज भाई आपकी, हमेशा याद रखना, क्योंकि जो आगत व्यंजन होते हैं वो आगत व्यंजन
तीन होते हैं, ज़े, फे, औ। ये याद रखना भाई, ये क्या होते हैं? आगत व्यंजन। तो हमेशा ये चीज याद रखना, अगर इनमें से किसी की भी भाई मात्रा या वर्ड आई तो समझ लेना कौन सा शब्द कहलाता है। हमेशा याद रखना विदेशज यानी कि आगत। क्लियर है ये चीज? हमेशा याद रखना कि जो भी बाहर की भाषाओं से, चाहे वो अरबी है, चाहे फारसी, चाहे अंग्रेजी, चाहे उर्दू हो, जापानी हो, कोई भी लैंग्वेज है, अगर उसका प्रयोग हिंदी में किया जा रहा है तो वो शब्द कौन से कहलाएंगे? आगत शब्द कहलाएंगे। तो ये जो चीज है वो भी कंप्लीट हुई भाई। आगे बढ़ते हैं अब चौथा जो पार्ट है, सॉरी चौथा नहीं, पांचवा लास्ट, संकर शब्द। संकर शब्द कौन से होते हैं इस चीज को समझना। संकर शब्द, संकर शब्द कौन से होते हैं याद रखना भाई। डेफिनेशन की बात करूंगा मैं संकर शब्द की, यह शब्द दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। संकर शब्द दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संकर शब्द। यानी कि जो दो भाषाओं से मिलकर बने हों। जैसे अगर मैं बात करूं, कोई लैंग्वेज इसमें इंग्लिश भी होगी भाई, हिंदी भी हो सकती है, फारसी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, यानी कि कुछ ना कुछ हमेशा दो लैंग्वेज होंगी अगर मैं बात करूं तो। जैसे फॉर एग्जांपल, ये चीज आपकी भाई अब क्लियर होगी, इस चीज को समझना। मैंने लिखी है रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी में एक चीज समझना, रेलगाड़ी में कौन सी वो है भाई, कौन सा शब्द रेलगाड़ी? ये दो शब्दों से मिलकर बनी है, रेल प्लस गाड़ी। जो रेल है वो इंग्लिश का शब्द है और जो गाड़ी है वो हिंदी का शब्द है। यानी कि ये दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। जो पहला है वो क्या है? इंग्लिश का, दूसरा क्या है? हिंदी का। क्लियर हुई ये चीज? जैसे दूसरा एग्जांपल समझना, डाकघर, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, डाक प्लस घर। जो डाक है वो भी किसका शब्द है? इंग्लिश का है, और जो घर है वो किसका है? हिंदी का। क्लियर? तीसरा शब्द समझ लेना, पानदान। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पान प्लस दान। पान जो शब्द है वो फारसी भाषा का है, दान जो शब्द है ये हिंदी का है। ये चीज याद रखना। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं भाई, जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संकर शब्द कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे रेलगाड़ी दो शब्दों से मिलकर बने हैं, यानी दो भाषाओं से मिलकर बने हैं, डाकघर ये भी दो से मिलकर बना है, और पानदान ये भी दो से। तो जहां पे भी जो भी शब्द दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं भाई? उन्हें संकर शब्द कहते हैं। तो मैं आपको एक बार दोबारा से सारी चीजें बता देता हूं। 5 पार्ट क्या बताए थे मैंने आपको? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद बताए थे। पहला था तत्सम। तत्सम शब्द वह होते हैं जो संस्कृत भाषा के, वह शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं, यानी संस्कृत के शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों लिखने को क्या कहते हैं? तत्सम कहलाते हैं। या फिर जिस भी शब्द में क्या आ जाए? संयुक्त व्यंजन आ जाए, शय आ जाए, शय आ जाए, सह षटकोण आ जाए, या फिर सह सलगम वाली सह आ जाए, या फिर आपका वे हो, या फिर क्या हो आपकी री हो। अगर किसी भी शब्द में ये हैं तो समझ लेना क्या है भाई? ये शब्द आपके क्या कहलाएंगे? तत्सम। हमेशा याद रखना, अगर किसी भी शब्द में शुरुआत किससे हो भाई? सह सलगम से हो या किससे हो? आपकी वे से हो। उनका जो बदलने का तरीका है वो किस में बदलता है? अगर मैं इस सह की बात करूं तो ये इस सह में चेंज होगा,
और जो ये वे है वो किस में चेंज होगा, बे में। अगर ये कोई शब्द इस तरीके से लिखा आ रहा है तो समझ लेना तद्भव कहलाएगा, और इस तरीके से लिखा आ रहा है तत्सम। क्लियर है। अब बात करता हूं मैं तद्भव की। तद्भव कौन शब्द होते हैं, तो तद्भव शब्द उन्हें कहते हैं जो संस्कृत से जिनका अर्थ बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। तीसरा जो पार्ट बताया तो मैंने आपको देशज बताया था, जो हमारी आवश्यकता के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए हों उन्हें क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। अब बात करता हूं मैं विदेशज शब्द की, आगत शब्द की, जो दूसरी भाषाओं से आए हैं, किसे छोड़ के, सिर्फ संस्कृत को छोड़कर, और हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, विदेशज या आगत शब्द कहते हैं। जो चौथा पांचवा पार्ट है वो क्या है आपका, संकर शब्द। संकर शब्द दो भाषाओं से मिलकर बने हैं, जैसे कि रेलगाड़ी, चाहे वो भाषा इंग्लिश हिंदी हो, अरबी फारसी हो, या कोई भी हो, या मैं आपको कहने लगूं हिंदी फारसी हो, कुछ भी हो, हमेशा वो क्या कहलाएगा, आपका संकर शब्द कहलाएगा। क्लियर है भाई ये चीज। तो आपके उत्पत्ति के आधार पर आपके जो शब्द के भेद है वो आपके कंप्लीट हुए। अब मैं बात करता हूं रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना के आधार पर शब्द के मैंने आपको 3 भेद बताए थे। वो कौन कौन से बताए थे, चीज को समझना। पहला बताया था मैंने रचना के आधार को आपको रूढ़ शब्द, सेकंड बताया था यौगिक शब्द, और थर्ड बताया था योग रूढ़ शब्द। अब है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। सबसे जो पहला पार्ट होता है वो होता है रूढ़ शब्द। सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है यौगिक। थर्ड पार्ट जो होता है वो होता है योग रूढ़। सबसे पहले जो हम डिफाइन करेंगे वो पढ़ेंगे हम रूढ़ शब्द के बारे में। किसके बारे में, रूढ़ शब्द के बारे में। तो समझना रूढ़ शब्द कौन से होते हैं भाई। अगर मैं रूढ़ शब्द की बात करूं, रूढ़ शब्द अपने आप में पूर्ण होते हैं। रूढ़ शब्द अपने आप में पूर्ण होते हैं। अगर इनका खंडन यानी कि अगर इनके टुकड़े किए जाएं तो इनका कुछ अर्थ नहीं निकलता। यह हमेशा याद रखना। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, रूढ़ शब्द पूर्ण होते हैं हमेशा। यह शब्द पूर्ण होते हैं, और अगर इनका कुछ इनके खंडन किए जाए तो क्या होता है, कुछ अर्थ नहीं निकलता। यह शब्द पूर्ण होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं तो मैंने लिखा यहां पे नीर, हाथ, काम। अब समझना इस चीज को। अब मुझे नीर का मतलब भी पता है, नीर माने जल यानी कि पानी। हाथ का मतलब भी पता है भाई, जो ये हैंड होते हैं जिनसे हम काम करते हैं वो हाथ होते हैं। और हमें काम का मतलब भी पता है, जिस चीज को हम करते हैं वो हमेशा काम कहलाता है, यानी वर्क कहलाता है। क्लियर है ये चीज। लेकिन जैसे ही मैंने डेफिनेशन बताई थी, ये शब्द पूर्ण होते हैं। पूर्ण हो गए क्योंकि ये मिलकर बने हुए हैं, मतलब निकल रहा है इनका। लेकिन जैसे इनके टुकड़े किए जाए तो क्या होगा, कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। अब जैसे नीर है, नीर के मैंने टुकड़े किए, नी जमा रे, ना तो हमें नी का अर्थ पता है ना रे का अर्थ पता है। उसी तरीके से हा जमा थे, ना थे का अर्थ पता हमें ना हा का अर्थ पता। उसी तरीके से का जमा में। हमेशा ये चीज याद रखना, दोनों का मतलब होना चाहिए। ये नहीं पता, ये नहीं है सर हम का मतलब पता कर सकते हैं, नहीं भाई। आपने अगर जैसे नी का मतलब आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये समझना। आपको इस वाले शब्द का अर्थ पता है, अगर इसका नहीं पता तो तब भी क्या है, ये रूढ़ शब्द नहीं कहलाएगा। यानी कि दोनों का मतलब होना चाहिए, चीज हमेशा याद रखना। तो जब तक ये अपने जुड़े हुए हैं तो जुड़े हुए होने पे क्या होगा, इनका अर्थ निकलेगा। अगर जैसे इनके टुकड़े किए गए तो क्या होगा, इनका कुछ भी अर्थ नहीं निकलेगा। ये चीज क्लियर है भाई। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं यौगिक के बारे में। यौगिक शब्द कौन से होते हैं। तो अगर मैं यौगिक शब्द की बात करूं तो इस चीज को समझना भाई। यौगिक शब्द दो सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं।
यौगिक शब्द दो सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं, इन्हें यौगिक कहते हैं। यानी कि जो वो दो शब्द होंगे वो कैसे होंगे, मीनिंगफुल शब्द होंगे, और जैसे ही वो जुड़ जाएंगे आपस में तब भी क्या करेंगे, मीनिंग देंगे। ये हमेशा याद रखना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर इसकी बात करूं यौगिक की भाई, जैसे मैं यहां लिखता हूं हिमालय। हिमालय क्या है, हिमालय एक शब्द है भाई। ये कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो से। किस किस से, हिम प्लस आल्य। हिम माने क्या है, बर्फ, और आल्य माने क्या है, घर। यानी बर्फ का घर क्या हुआ, हिमालय। क्लियर हुई ये चीज। बर्फ का घर क्या है, हिमालय। यानी दो सार्थक शब्दों से, हिम का अर्थ भी निकल रहा है, सार्थक है, आल्य का अर्थ भी, दो सार्थक शब्द हो गए, और क्या बन रहा है भाई, एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। जैसे मैं अगर बात करूं पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आल्य। जैसे राष्ट्रपति क्या होगा भाई, राष्ट्र माने, एक तो राष्ट्र से बन रहा है, दूसरा पति से। राष्ट्र माने क्या हो गया, देश। पति माने क्या हो गया, स्वामी या पति। भाई देश का स्वामी कौन, राष्ट्रपति। ये चीज क्लियर है, नहीं है। यानी कि यह शब्द क्या होगा, दो सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं, और क्या हो गया, एक भाई अर्थ देते हैं एक शब्द, दोनों जुड़ के भी क्या करेंगे, एक शब्द बनाएंगे। क्लियर हुई ये चीज। पुस्तकालय हो गया, हिमालय हो गया आपका। उसके बाद में अगर मैं बात करूं जैसे राष्ट्रपति हो गया आपका, और बहुत सारे एटसेट्रा वर्ड जो होते हैं, और बहुत सारे, लेकिन ये हमेशा तक जो दोनों शब्द होंगे वो क्या कहलाएंगे आपके भाई, वो सार्थक कहलाएंगे। ये चीज समझना। सार्थक का मतलब समझना, मैंने पहले भी आपको बताया था, सार्थक का अर्थ होता है मीनिंगफुल, जिनका कुछ अर्थ निकले, उन्हें क्या कहते हैं, सार्थक। अब चलो ठीक है, अब जो तीसरा पार्ट है उसे क्लियर करते हैं भाई। योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, इस चीज को समझना। अगर मैं बात करूं योग रूढ़ की, अगर मैं बात करूं योग रूढ़ की, तो योग रूढ़ कौन से कहलाते हैं, यह शब्द यौगिक तो होते ही हैं, यह शब्द यौगिक तो होते ही हैं, पर साथ ही साथ किसी विशेष शब्द का अर्थ ज्ञात कराते हैं। तो ये चीज समझने की कोशिश करना। यह शब्द यौगिक, यौगिक का मतलब क्या हुआ, यह शब्द जो होंगे तो सार्थक शब्द होंगे, क्योंकि यौगिक की डेफिनेशन यही थी। लेकिन किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे, जो शब्द होंगे उनके बारे में नहीं करेंगे। यानी कि अगर मैं आपको एक इसकी मोटी सी बात बता दूं, इसमें जितने भी बहुब्री समास के एग्जाम्पल हैं, जितने भी बहुब्री समास के एग्जाम्पल हैं, वो सभी के सभी योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जितने भी बहुब्री समास के एग्जाम्पल हैं वो क्या कहलाते हैं, योग रूढ़। फॉर एग्जाम्पल समझना, मैंने यहां लिखा पंकज। पंकज जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पंक जमा जय। इस जो पंक का मतलब होता है वो होता है कीचड़, और जय का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूं, जय का मतलब क्या है, उत्पन्न। अब हर किसी जय का मतलब उत्पन्न मत समझना, वो मीनिंग के ऊपर होगा, किस शब्द के पीछे लग रहा है। कीचड़ और उत्पन्न, यानी कीचड़ में जो उत्पन्न है, कौन उत्पन्न होता है कीचड़ में, कौन सा फूल है, कमल। एक अलग मीनिंगफुल है। दोनों शब्द सार्थक हुए यानी यौगिक हुए, क्योंकि सार्थक है, लेकिन क्या है, दोनों की मीनिंग से एक तीसरी मीनिंगफुल शब्द बन रहा है। अगर मैं बात करूं नीलकंठ, नील प्लस कंठ, नील माने नीला, कंठ माने गला। बात किसकी हो रही, नीला गला किसका है भाई, शिव भगवान का। तीसरे पर्सन की बात हो रही है। सार्थक हैं, मीनिंगफुल वर्ड हैं, दोनों यौगिक हैं, लेकिन किसी तीसरे के बारे में। और मैंने आपको ये बताया था कि जितने भी एग्जाम्पल बहुब्री समास के होते हैं वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं, आपके योग रूढ़ कहलाते हैं। नीलकंठ किसका एग्जाम्पल था, नीलकंठ जो एग्जाम्पल है वो है आपका बहुब्री समास का। पंकज भी किसका वो है, पंकज भाई किसका है, आपका योग रूढ़ शब्द का, बहुब्री समास का। क्लियर है ये चीज। तो जो आज भाई आपके भाई रचना के आधार पर जो शब्द के भेद हैं वो क्लियर हो गए, उत्पत्ति के आधार पर वो क्लियर हो गए। यानी कि अब इस टॉपिक में जो भी जानकारी की चीज थी, यानी एग्जाम से जुड़ी जितनी भी बातें थी वो सारी चीज आपको बता दी गई हैं भाई।
तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास, अपने ग्रुप में लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें, ये याद रखना। और एग्जाम के लिए भाई तैयार हो जाओ। मैं फिर बोल रहा हूं कि आपका जो टेट का एग्जाम है वो बहुत जल्द आने वाला है, ये याद रखना। इसलिए तैयारी करना भाई शुरू कर दो, सभी के सभी। अपने दोस्तों को भी बोलो और सभी को, जितने आपके दोस्त हैं, जो भी बंदा आपसे जुड़ रहा है, जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, जो पढ़ना चाह रहा है, जो टेस्ट की तैयारी कर रहा है, सभी से बोलिए, सभी को वीडियो शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को, हमारी इस वीडियो को शेयर करें और भाई क्या करें, कमेंट्स करें। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सभी लोगों से।